हेलो एवरीवन, मैं जेसिका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। इधर उधर की कोई भी बात मैं नहीं करूंगी, सीधा मुद्दे पे आऊंगी क्योंकि मुझे ये जल्दी से जल्दी खत्म करना है। इसलिए मैं फटाफट वीडियो भी बना रही हूँ और ये चीजें मुझे खत्म करनी है। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कुछ बेसिक बातें जो कि जरूरी थी आप सबको जानना। किसी को पता ही नहीं था कि जेसिका कौन है, तो मुझे ये चीजें बतानी बहुत जरूरी थी। तो बात करते नवरात्रि से। नवरात्रि में मैं गई थी इटारसी। आपने अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज पिछला वीडियो देख लेना, तो आपको ये कहानी समझ आ जाएगी। तो मैं पहुंची थी इटारसी, मेरे 2 बच्चे थे और मैं अकेली थी। तो इटारसी जब मैं गई तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे इनका जो कंडीशन था ना वो देख करके बहुत बुरा लगता था, इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था। तो देखो, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अर्निंग होना चाहिए, इनका भी कुछ ना कुछ तो सोर्स होना चाहिए। तो मैंने इस बंदी को बोला कि तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने भी ना तभी ही स्टार्ट किया था और मैं इटारसी गई तभी ही मैंने नया नया व्लॉगिंग भी स्टार्ट किया था। और मुझसे कहा गया था कि तू इटारसी आएगी तो तेरा यूट्यूब भी अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो मैं सोची यार, मेरा अगर अच्छा हो रहा है तो इसका भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो मैंने इसको बोला कि तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। तो बोले यार, मेरे को कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब इनका ऐसा था ना कि ये एक कमरे में बंद रहती थी हमेशा। जब से इनके साथ हादसा हुआ, जब मैं पहली बार भी इटारसी गई तभी भी मैंने देखा था कि ये हमेशा एक रूम में बंद रहती थी। रूम की लाइट्स वगैरह बंद करके कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, इस तरह से रहती थी। मतलब इनको ऐसे मतलब जिंदगी जीने ही नहीं, मतलब पता ही नहीं था कि जिंदगी कैसे जीते। मतलब इनका घर का माहौल ऐसा था कि ये लोग, मतलब लड़कियां घर से बाहर भी ज्यादातर नहीं जाती थी, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। जो मैंने चीजें मैंने सुनी वहां पर, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था। मतलब उनके पेरेंट्स का कहना था कि हम ऐसी जगह पे रहते जहां लड़कियां ज्यादा बाहर आना जाना नहीं करती है। मैं बोली होता होगा, बट क्या ही कर सकते, सबका अपना अपना कल्चर होता है। तो मैंने इनको कहा कि तुम ऐसा करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो एंड व्लॉगिंग स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा एक तो समय कटेगा, जो तुम अंधेरे कमरे में बैठे रहती हो तुम्हारा समय बीत जाएगा, तुम बिजी रहोगी। एंड सेकंड चीज की तुम्हारी अर्निंग भी होगी, तुमको पैसे मिलेंगे, तुम्हारी बेटी है छोटी, तुम्हारा जिंदगी का सहारा बनेगा, है ना। तो बोले कि मेरे को तो आता नहीं है। तो मैं बोले कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करूंगी। तो उनका उस समय देखो, हाँ एक और बात मुझे बोलने में आई थी। जब हमारे लड़ाई झगड़े हो गए तो काफी सारे लोगों ने उन्हें बोला था कि दीदी ने आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आप दीदी को ऐसे बोल रहे। तो उनका ये स्टेटमेंट आया था कि मेरा चैनल तो पहले से था। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है कि कोई भी इंसान जब एक एंड्रॉयड फोन खरीदता है ना, तो उस एंड्रॉयड को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए अपने को ना जीमेल का लॉगिन करना पड़ता है। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप अपना आईडी डालो, अगर नहीं है तो आपको न्यू बना करके डालना पड़ता है। ये रूल होता है, शायद आप में से सारे लोगों को पता होगा, चाहे बहुत से लोगों को पता होगा। और जैसे ही आप लॉगिन करते हो मोबाइल में, तो बाय डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन होता है यूट्यूब। ये हर एक के मोबाइल में ना बाय डिफॉल्ट आता है, इसको बनाना नहीं पड़ता है। तो आपके मोबाइल में भी ना वो बाय डिफॉल्ट था, जिससे आप वीडियोस देख सकती हो या अपनी वीडियो अपलोड कर सकती हो। ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, अगर आपको नॉलेज नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात को क्लियर करी है। लेकिन यूट्यूब चैनल बनाना ये एक डिफरेंट चीज है ना। चैनल बनाना एक अलग टाइम होता है। चैनल बनाने के लिए वॉच टाइम की जरूरत होती है। जब वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उनके कुछ स्टेप्स होते हैं मोनेटाइज करने के लिए चैनल को। तो उन सारे फॉर्म्स को भरना होता है, हमारा पैन कार्ड अपलोड करना होता है, हमारा एडसेंस का पिन आता है वो डालना होता है। मतलब काफी लंबी प्रोसेस होती है इस चीज की। तो जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो ना, तब कहा जाता है कि हाँ अब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। नाउ आप वीडियो अपलोड करो, जब मोनेटाइज हो गया तो आपको अर्निंग होएगी, तब आप यूट्यूबर कहलाओगे। बाकी देखो, यूट्यूब तो सबके मोबाइल में होता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, शायद उनको गलत फहमी थी। तो तब मैंने आपको कहा कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, करो, आपको अर्निंग होगी। तो बोले लेकिन मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे करूं। मैं बोले कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। फर्स्ट वीडियो उन्होंने मेरे साथ ही शूट किया था, अब तो शायद डिलीट कर दिया होगा,
बहुत पहले ही कर दिया होगा डिलीट। फर्स्ट वीडियो मुझे बैठा करके शूट किया था कि अब हम नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और इनका यूट्यूब स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं, इसकी पोल मैंने अपनी स्टोरी में लगाई थी, इंस्टाग्राम स्टोरी में, कि करे कि ना करे, है ना। तो इसमें ना मेरा स्वार्थ नहीं था, आपका भला चाहती थी मैं, आपके लिए मैंने किया था कि भाई बंदी को अर्निंग होएगा, पैसा कमाएगी तो अपना जीवन आसानी से जिएगी, बच्ची को स्कूल में पढ़ाएगी, अकेली है, आदमी का साथ नहीं है, इसलिए। उसके बाद आपने वो फर्स्ट व्लॉग बनाया, उसके बाद हम और आप मंदिर में गए थे, वहां का आपने व्लॉग डाला, या जो कुछ भी आपने अपने घर परिवार का जो भी व्लॉग डाला मुझे भी याद नहीं है। इस तरह से आपका वॉच टाइम 4000 घंटे का कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था आपका, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट मिला था पब्लिक का, है ना। तो जब आपके 4000 घंटे कंप्लीट हो गए, उस समय तक मैं पुणे वापस आ गई थी और मैं पुणे बैठकर अपने लैपटॉप से मैंने आपका चैनल को मोनेटाइज करके लिया था। आपका यूजर आईडी पासवर्ड भी मेरे पास था और जो आप वीडियो बनाती थी ना, उसको आपको एडिट करने भी नहीं आता था। मैंने आपसे कहा था कि आप InShot डाउनलोड करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ से आवाज लगाते हैं, यहाँ से आवाज को कम करते हैं, यहाँ से म्यूट करते हैं। ये जो बेसिक चीजें है ना, ये भी मैंने आपको बताई थी। ये मैं इसलिए बता रही हूं ना कि बाद में ये कहा गया कि हमें तो सब आता था, हमें तो सब पता था। जी नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर आप भूल चुकी है ना, तो एक बार आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या जेसिका झूठ बोल रही है? फिर भी आपने क्या किया, आपका यूट्यूब आईडी हैक हुआ, उसका पूरा का पूरा इल्जाम मेरे मत्थे बढ़ दिया आपने। जेसिका ने मेरा आईडी हैक किया। जिस जेसिका ने आपका आईडी बनाया वही आपका आईडी हैक करेगी। खैर, ये तो आगे की बातें हैं। तो फिर इन्होंने अपना ये स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करी और कहीं कहीं अपना मतलब पुराना वगैरह जो भी उनके है व्लॉग्स वो डालती थी, उनको इनकम होना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ ना कि इनकी इनकम ना मतलब आ नहीं रहा था, कभी कभी अटक जाता, यूट्यूब में ना ऐसा होता है, कभी कभी अटक जाता। मैं कस्टमर केयर से बात करती थी इनका ये छुड़ाने के लिए कि भाई कब आएगा, रिलीज कब करोगे, पेमेंट कब रिलीज करोगे। मैं कस्टमर केयर से बैठ के बातें करती थी। सब नवरात्रि वगैरह खत्म हो गया एंड दिवाली आया। तो दिवाली के दिन क्या हुआ कि हमारे घर में ना दिए वगैरह लग रहे थे, हमको ऑफिस में भी जाना पड़ता है दिए वगैरह लगाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस दिया लगाने के लिए और मैं यहाँ घर में पूजा कर रही थी, मेरे सास ससुर सभी लोग थे यहाँ पर। तो ये लोग गए थे वहां पर। तो मेरे पति को कॉल आ रहा है, मेरे हस्बैंड को कॉल आया, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को कॉल आया। किनका कॉल आया? इनकी माताजी का एंड चाचा जी का कॉल आया। दोनों ने एक साथ स्पीकर ऑन करके कॉल किया। बोले सुनो बेटा, हमारे घर में ना गुंडे आए हैं। उनका ना कुछ किताबों का बिजनेस था पहले जो कि डूब गया था, उनको बहुत लॉस हुआ था कोरोना में। तो बोले हमारे ऊपर बहुत कर्जा है और ये लोग गुंडे लोग मांगने आए हैं, अभी का अभी इनको पैसा देना बहुत जरूरी है, तुम कुछ पैसे हमें उधार दे दो, हम तुम्हें लौटा देंगे। तो कुछ 40-50 हजार रुपए मेरे हस्बैंड ने दिवाली के दिन इनको ट्रांसफर किए कि हाँ ठीक है भाई, घर में गुंडे आए हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना करके। तो फिर उनको ट्रांसफर किए। अब ये बात मेरे हस्बैंड को पता थी, मुझे पता थी और उनके चाचा एंड मदर, पता नहीं ये लड़की को पता थी कि मुझे नहीं पता है, पता थी कि नहीं पता है। बट मैंने अपने रिश्तों में ना कभी पैसा नहीं लाया, ना मैंने अपने रिश्तों में कभी ऑफिस को घुसेड़ा, ना मैंने अपने रिश्तों में कभी पैसों को घुसेड़ा। बट ये फर्स्ट टाइम था जब हमसे पैसों की डिमांड की गई, वो दिवाली के दिन। तो पैसे दिए, चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद में चली गई दिल्ली। मुझे दिल्ली का टूर था, मेरे सासू माँ और मैं, हम लोग दिल्ली चले गए। मेरा घर है दिल्ली में, मेरी सास और मैं हम दोनों दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में ना काफी सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ। मैंने बताया ना कि टिकटॉक से मैं कुछ पंजाबी क्रिएटर्स को जानती हूँ। तो मैं उनके घर गई थी, उनसे मिली। मुझे बहुत, मेरा सपना था कि मैं इन सबसे मिलूं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं तो इन सबसे मिली। तब तक इनकी मेरे साथ बहुत अच्छे से बातचीत हो रही थी, हमारा आपस में बहुत अच्छा ही मतलब बातचीत सही जा रहा था। तभी मैं ना एक क्रिएटर के घर गई, किसी भी क्रिएटर का मैं यहाँ पे नाम लेना नहीं चाहती हूँ। तो मैं उस क्रिएटर के घर गई,
तो सुबह तक मेरे साथ बात हो रही है कि हाँ तुम ये गाने पे वीडियो बनाना, तुम ऐसा वीडियो बनाना, तुम वैसा वीडियो बनाना। बोले हाँ 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 ठीक है, मैं ऐसा बनाऊंगी वैसा बनाऊंगी। सुबह तक मेरी बात हो रही, मैं उस क्रिएटर के घर पहुंची और मैं वहां पे ब्लॉगिंग नहीं कर, क्योंकि ना मेरा ना तभी नया नया था ब्लॉगिंग। मुझे ना हर घड़ी ऐसे मोबाइल लेके खड़ा रहना ना अच्छा नहीं लगता, ऐसा ऑकवर्ड सा लगता था कि पता नहीं, मैं तो ऐसे मोबाइल लेके खड़ी हूँ पर सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए, सबको कंफर्टेबल है कि नहीं। तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने वहां पे खाना खाया। मैं और मेरी बेटी गुनगुन गए थे, मैंने वहां पे खाना खाया और फिर मैं बोली चलो आंटी नमस्ते, अब मैं चलती हूँ। तो वो आंटी ने कहा कि अरे बेटा तुम ऐसे मोबाइल लेके वीडियो नहीं बनाती हो। और मैं बोले आंटी मैं बनाती हूँ बट अभी नहीं बनाई कि पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बोले अरे अरे बेटा ऐसे क्यों सोच रही हो, आजकल तो सभी लोग बनाते हैं, तुम भी बनाओ, मेरा वीडियो बनाओ, ऐसे करके मेरा वीडियो बनाओ। तो मैंने ना फिर मोबाइल लिया और वो आंटी के बारे में बोला कि आंटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, आपके अंदर मुझे मेरी माँ की परछाई नजर आई है आंटी। इतना बोली मैं चली आई अपने घर और सब कुछ अच्छा था, बातें हो रही थी। और उसी दिन रात को इन मैडम का एक ब्रांड का इनवॉइस बनाना था, इनके इनवॉइस भी मैं बनाती थी। रात को मैंने इनको इनवॉइस बना के दिया, 12:30 बजे तक मैंने इनके इनवॉइस बनाए। 2-3 बार इनवॉइस रिजेक्ट हुए, अगेन 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 करके मैंने इनके ब्रांड के इनवॉइस बनाए ताकि इनका पेमेंट रिलीज हो जाए। इनवॉइस फाइनल हुआ, अब मैं 12:30-1 बजे सोई, सुबह उठी, मैंने वो जो आंटी के घर गई थी ना मैं, वो व्लॉग अपलोड किया 10-10:30 बजे 11 बजे अपलोड किया। अगले दिन फिर मुझे किसी से मिलने जाना था, मेरी इनसे बात हुई थी कि मैं जा रही हूँ, कुछ गाना होगा तो भेज देना, मैं अच्छे अच्छे गाने पे रील बनाऊंगी। तो बोली हाँ। मैंने वो व्लॉग अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं ये बंदी को कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, व्हाट्सअप कर रही हूँ, सिंपल सादा वाला कॉल कर रही हूँ, नो रिस्पॉन्स। मैं बोली यार इससे क्या हो गया, अपनी वो स्टोरी लगा रही है, अपनी वो रील अपलोड कर रही है बट मेरे मैसेजेस नहीं हो रहे। मैं बोली यार इससे क्या हो गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मैं रोने लगी। हुआ क्या, उनके घर में किसी से मेरी बात नहीं हो रही थी, सब बोल रहे थे कि हाँ ठीक है करेगी बात, मेरी कोई बात नहीं हो रही थी। मैं काफी हद तक परेशान हो गई। मैं पूरा जितना दिन मैं दिल्ली में रही ना, मेरा मुंह ऐसे उतरा हुआ था। सारे मेरे फॉलोवर्स मुझे पूछ रहे थे दीदी आपको क्या हुआ, दीदी आपको क्या हुआ। लेकिन इस औरत ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि दीदी जेसिका तुझे क्या हुआ, और ना ही मेरे मैसेजेस सीन किए। वहां से मैं आ गई पुणे, उसके बाद भी मेरे मैसेजेस सीन नहीं किए गए। मैंने इनकी मदर को कॉल किया कि देखो ऐसा नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है, एक बार बताओ तो, दिक्कत क्या हुई है। तब जाके इनका कॉल आया मेरे पास। काफी मुझे लगता है ना 8-10 दिन तक ये झगड़े चले, उसके बाद मेरे पास इनका कॉल आया। बोले तुझे हुआ क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, बताएगी तब ना पता चलेगा कि तुम मुंह क्यों बनाई है। क्यों, दुनिया की हर माँ तेरी माँ है, सारे सबकी माँ तेरी माँ है। तूने तो मेरी माँ को माँ बोला था ना, तू सबकी माँ को माँ बोल रही है। मैं बोली जा। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने जो वो ब्लॉग डाला था उसमें वो आंटी को मैंने माँ बोला था, तो इन मैडम को गुस्सा आया। वो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। हम तो कोई ऐसे राह चलते ऐसे बूढ़ी औरत को भी बोलते हैं कि माँ जी इधर आ जाइए, माँ जी साइड हो जाइए। तो अभी माँ बोलने से वो माँ थोड़ी ना बन जाती कि माँ तो मेरी माँ तो मेरी माँ है ना, अपनी माँ। फिर भी मैंने माफी मांगा, चल सॉरी यार माफ कर दे, चल गलती होगी, अब आगे से नहीं होगा। तेरी माँ तो मेरी मतलब सबसे अच्छी वाली माँ है तेरी माँ। खत्म हुए झगड़े। 2-3 दिन सही चला, सब कुछ सही चला और दिसंबर का महीना आने ही वाला था। तभी फिर एक दिन क्या हुआ कि एक क्रिएटर का नाम लिया, बोले तुम इसको कॉल नहीं करोगी, मेरा इससे कुछ पंगा चल रहा है, तो जब तक मैं ना बोलूं तुम इसको कॉल मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी। और मैंने कॉल नहीं किया था, लेकिन ना मुझे सामने से मिस कॉल आया। मिस कॉल देख के मैंने कॉल लगा दिया। मेरी बात हुई, हंसी खुशी मेरी बात हुई, क्योंकि मेरा उस क्रिएटर के साथ कुछ था ही नहीं, ऐसा लड़ाई झगड़े जैसा कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने इनको बताया कि अरे अरे उसका कॉल आया था और ऐसी ऐसी बात है। किसको पूछ के तूने कॉल किया, किसको पूछा तूने, मुझसे पूछा, कॉल करने से पहले मुझसे पूछा, किसको पूछ के कॉल लगाई। मैं बोली कॉल करने के लिए पूछना पड़ेगा, मुझे अगर किसी को कॉल करना है तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्यों कॉल लगाई, मना किया मतलब मना किया ना, जब मैं बोलती तब तुम कॉल लगाती।
तभी भी मुझे नहीं समझ में आया। अगेन मैंने सॉरी बोला। ये सेकंड टाइम था जब मैंने माफी मांगी। चल ठीक है, माफ कर दे, कोई बात नहीं, अब आगे से नहीं होएगा, पूछ कर करूंगी। ये सेकंड टाइम हुआ मेरे साथ। तब तक वहां पर हमारी ऑफिस चल रही थी एंड हमने ना मतलब एक रेंट पे ऑफिस लिया था भोपाल में। अच्छा मतलब फुल्ली फर्निश्ड था, एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। एंड इनके जो 2 भाई है, इसमें से जो बड़ा भाई है वो ब्रांच मैनेजर था एंड जो सेकंड नंबर का भाई है वो इसमें था, एचआर वगैरह में था, बाकी के जो ऑफिस वर्क रहते उसमें था। 3-4 लड़कियां भी थी, यहाँ तक कि इनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी वहीं पे कोई एम्प्लॉय के रिलेटिव है, मुझे ठीक से पता नहीं है, बट वहीं पे इनका कुछ कनेक्शन था। ये मुझे पता चला था ऑफिस स्टाफ के थ्रू। तो ये बात हुई, हमारा ऑफिस चलने लगा, सब कुछ ठीक था। अभी वहां पे क्या हुआ था ना कि हमने एक फ्लैट लिया था, रेंट पे फ्लैट लिया था हमारे एम्प्लॉयज के लिए कि अभी रहेंगे कहाँ पे, आसपास में फ्लैट रहा तो आने जाने में इजी पड़ेगा। तो वहीं पे फ्लैट लिया। अरे दोनों जो लड़के हैं ना, इनके भाई, दोनों उस फ्लैट में रहते थे, दोनों ही उसी फ्लैट में रहते थे। और उनके जो घर वाले हैं उन्होंने उनको छोटा मोटा सामान ला के दिया था, जैसे किचन का सामान, गद्दा और जो जो बेसिक चीजें होती है सब उनके मॉम एंड डैड ने ला के दिया था वहां पर। और जब मैं गई थी वहां पर तो मैंने देखा कि ट्रैवलिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को। एक बाइक था उनके पास, तो वो उनके चाचा जी को लग रहा था इटारसी में, तो वो लोग इटारसी ही छोड़ कर आए थे एक स्कूटी। तो इन लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहकर एक स्कूटी दिलवाई, इनको ईएमआई पे स्कूटी दिलवाई, जो कि उन्हीं के नाम पे थी, नहीं कंपनी के नाम पे थी। एंड स्कूटी दिलवाई उनको और ये डाउन पेमेंट मेरे हस्बैंड ने किया। उस स्कूटी के ओपनिंग का नारियल भी मैंने फोड़ा हुआ है। स्कूटी का पूजा मैंने किया, नारियल मैंने फोड़ा, सब कुछ मैंने किया। स्कूटी उनको दिया कि आप चलाओ। अब वो स्कूटी पे चलने के लिए पेट्रोल भी मेरे हस्बैंड देते थे, क्योंकि कंपनी के खर्चे में आता था कि कंपनी का खर्चा है। वो जिस घर में रहते थे उसका रेंट मेरे हस्बैंड भरते थे। उस जिस सोसाइटी में रहते थे उसका मेंटेनेंस हमारी कंपनी को जाता था। बाकी खाने पीने का खर्चा उनका पर्सनल था, चाय पियो, खाना खाओ, जो भी आपको करना है वो आपको अपना करना है। 12 से 15 हजार का सैलरी था दोनों भाइयों का। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब क्या हुआ कि वहां पे मेरे ऊपर शासन चलने लगा, मुझे दबाने की कोशिश की गई। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये रील तूने क्यों डाली, वो रील तूने क्यों डाली। और मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता था, क्योंकि मैंने कभी किसी की गुलामी नहीं करी है, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता। फिर भी मैं सहन कर रही थी कि नहीं, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है। और इस तरफ क्या हुआ, दोनों भाई काम कर रहे थे कंपनी में, हमारे घर में रह रहे थे और सब कुछ ठीक जा रहा था। तभी मेरा ना बर्थडे आने वाला था दिसंबर में, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया था। दिसंबर में मेरा बर्थडे आने वाला था। प्लान हुआ कि मैडम यहाँ पर आएंगी, तो बोली ठीक है, आ रही हो क्या। बोली नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरा यूट्यूब का पेमेंट भी नहीं आया है और मेरे पास पैसे नहीं है। चल मैं तेरी टिकट कटा देती हूँ, तू आ जा, तेरी टिकट कटा के मैं दे रही हूँ, तू आ जा। तो बोली हाँ ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछती हूँ। बोले पूछ लो, परमिशन ले लो। तो फिर वहां से मैसेज आया कि मैं अकेली नहीं आ सकती हूँ, मेरा भैया मेरे साथ होगा। बोले ठीक है, 2 लोगों की टिकट मैं कटा देती हूँ, तुम आ जाओ। फिर मैसेज आया कि मेरे छोटे छोटे 2 और भाई है, मैं अकेले आ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। उनके साथ साथ 3 और लोगों की टिकट कटी, मतलब कि उनके 3 भैया एंड वो खुद, 4 लोगों की टिकट कटी। एक बच्ची थी साथ में, बच्ची की टिकट का पैसा नहीं लगा था, तो ये चारों की टिकट मैंने कटवाई, इसी की टिकट थी। और ये लोग चारों लोग आए, मेरे हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस के काम से भोपाल, तो ये सभी लोग उनके साथ ही यहाँ पर पुणे आ गए। पुणे में फिर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और इनके जो दो भाई थे ना, जो हमारी ऑफिस में काम करते थे, फिर ये तो अभी काम करते तो नहीं रह सकते है ना, इनको छुट्टी नहीं ना मिलेगी। तो ये लोग फिर नए साल 28 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है और 1-2 तारीख को ये लोग चले गए अपना घर भोपाल। जाने का टिकट मैंने नहीं कटाया था, जो मैंने नहीं किया वो मैं नहीं बोलूंगी। जाने का टिकट उनके फादर ने कटा के दिया था और वो लोग चले गए थे। ये जो है मैंने इसको रोक लिया था कि कुछ दिन रह जा यहीं पर, थोड़े दिन रह जा, तेरा मन फ्रेश हो जाएगा, वैसे भी वहां पे रूम में पड़ी रहती है।
तो मेरे साथ रही। फिर हम लोग फार्म हाउस जाते थे, कभी कोई मंदिर में जाते थे, घूमना फिरना हमारा रहता था। कभी हम पानी पूरी खाने जाते थे, कभी ये कभी वो, इस तरह से हमारे दिन मतलब निकल। उनका जो छोटा भाई था ना वो रह गया था, सबसे छोटा वाला, 2 भाई चले गए थे। तब मेरा ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो देखो मेरे घर में थी वो 1 महीना तक, और मेरे घर में रहकर भी मुझसे लड़ाई करी। क्यों? क्योंकि ना एक दिन मैंने सुबह खाना बनाया, इन लोगों को खाना दिया, रोटी सब्जी शायद बनाई थी, सबको खाना दिया, मैंने दोपहर के बर्तन धोए और मैं बाहर सोफा पे लैपटॉप लेके बैठी। मुझे 3-4 घंटे का काम था जीएसटी फाइलिंग का, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। 3-4 कंपनी का मुझे जीएसटी फाइल करना था, और उन लोगों को नोटिस आया हुआ था, जो हमारे क्लाइंट थे ना, उनको नोटिस आया था कि आज ही इनका जीएसटी फाइल होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि देख तुम जो कर रही हो करो, लेकिन ये फाइलिंग तुम आज ही कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो फाइलिंग करने बैठ गई, और मुझे समय का पता नहीं चला, शाम हो गई, 4 बज गए। तो उठी मैंने, और फिर मैंने देखा कि वो मतलब लेटी हुई है अपने रूम, उनको अलग रूम दिया था, मेरा अलग रूम था। तो मैंने ऐसे देखा कि लेटी हुई है, तो फिर मैं सोची मैं थोड़ा आधा घंटा सो जाती हूँ, दिमाग बहुत दर्द हो रहा है, आधा घंटा लेटूंगी तो अच्छा लगेगा। मैं जाके सो गई। उठी, मैंने चाय बनाया, चाय बिस्किट सबको मैंने दिया। मैडम का मुंह बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों बना है। रात को दाल चावल बनाई, सबको दी, खाना दी, बर्तन धोई, सब कुछ हुआ, ये मैडम का मुंह बना हुआ है। रात को मैं गई उस रूम में बैठी, क्या हुआ, सैड हो क्या? तो कुछ नहीं हुआ, मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। तो मुझे लगा जाने दो, सोने दो, थोड़ा सा मी टाइम होना भी जरूरी है। बोले ठीक है सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सो गई, 12 बज गए थे, मैं भी सो गई एंड वो भी सो गई। सुबह उठ के देखा फिर मुंह बना हुआ है। मैं बोली भाई हुआ क्या है, बोलो, मेरा ऐसा नहीं होता है कि मुंह बना के रहो। कुछ दिक्कत हुई है, कुछ दर्द हुआ है, कुछ दुख हुआ है तो तुम बोलो, क्या हुआ? तुमने मुझे इग्नोर किया। मैं बोली है कब? तुम काम खत्म करी, बर्तन धोई और तुम सोफा पे बैठी थी। अब बहन मैं काम कर रही थी, मेरा जीएसटी का फाइलिंग था, मैं काम कर रही थी। नहीं तुम तो रोज मेरे पास आके बैठती हो, मेरे रूम में आके बैठती हो, आज तुम नहीं आई, तुमने झगड़े, और हमारे झगड़े वहां पे स्टार्ट हुए। उसका भैया भी था उस समय वहां पर। तो मैं बोली देख सुन मेरी बात, तुझे गलत फहमी हो रही है, मैं क्यों तुझे इग्नोर करूंगी? मैं तो तुझे शाम को चाय लेने भी आई, मैंने तुझे बोला भी कि चल पानी पूरी खाने चलते, तू नहीं मना किया। और मुझे लगा कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे रेस्ट करना चाहिए, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बात के लिए भी झगड़े हुए, मेरे घर में रहकर झगड़े हुए। तूने मुझे इग्नोर किया, तूने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तूने मुझे पूछा नहीं, तू मेरे पास आके बैठी नहीं, तूने मेरे से बात नहीं किया। देखो हर घड़ी तो कोई अवेलेबल नहीं होता है ना कि तुम्हारे पास आके तुमको पैम्पर करे। कोई छोटा बच्चा तो नहीं हो, तुम बड़ी हो, एक बच्चे की माँ हो। तो ये सब भी हुआ, चलो जाने दो यार। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, खत्म करो, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अगेन मैंने माफी मांगा, बिना गलती के मैंने माफी मांगा, हर बार बिना गलती के मैंने माफी मांगा, ना चाहते हुए भी कि रिश्ते खराब ना हो। देखो इस तरह से ना लगभग 28-29 दिन बीता जब वो मेरे घर में थी। लगभग समझ लो 1 महीना ही वो थी मेरे घर में। मैंने उन्हें रोका था कि रह जाना रह जाना रह जाना, और जाने का टिकट फिर उनका आया, और टिकट भी उनके हैंड से ही कटा था, मैंने नहीं कटवाया था जाने का टिकट, उनके मम्मी पापा ने कटवाया था। और तब जब ये यहाँ पे थी तब बीच में ना फिर मेरे हस्बैंड के पास पैसों की डिमांड आई कि पैसे चाहिए, थोड़े से पैसे दे दो। तो अगेन मेरे हस्बैंड ने 20 या 30 हजार रुपए उनको ट्रांसफर किए। अगेन पैसों की डिमांड आई, तभी भी इन्होंने 10-15 हजार रुपए दिए। अगेन पैसों की डिमांड आई तो इन्होंने तब टाल दिया। और ये पैसों की डिमांड उनके चाचा जी की तरफ से आती थी और उनके मदर की तरफ से आती थी। मुझे नहीं पता कि इनको पता है, इस औरत को पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, एक ही परिवार में, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो आपको ना पता हो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। लेकिन फिर भी मैं बोली चलो, तो उनके चाचा जी ने मांगे है ना, हमें क्या करना है। तो तब तक फिर इनके दोनों भाई हमारे ऑफिस में काम करते थे, ये मेरे घर में यहाँ पे थी, और ब्लॉग हम लोग बनाते थे, रील्स बनाते थे, और इस तरह से
टाइम कटने लगा। फार्म हाउस लेके गई, 8-10 दिन फार्म हाउस पे मैं रही इनके साथ। फिर मेरे हस्बैंड को जाना था दुबई, बोले अब तुम आ जा, मुझे दुबई जाना है। तो फिर मैं आई और अगले ही दिन इनका टिकट था जाने के लिए। तो वो लास्ट दिन बोली ना कि मुझे रील्स बनानी है, और वहीं से सारा शुरुआत हुआ ना, मैं क्या बताऊं।